नमस्कार। हिमालय की ऊंचाइयों में एक झील है, रूपकुंड। खूबसूरत तो है, पर ज्यादा जानी जाती है अपने अंदर छिपे एक भयानक रहस्य के लिए। हाँ, सैकड़ों मानव कंकालों का रहस्य। बिल्कुल। आज हम रूपकुंड, कंकालों की रहस्यमयी झील, लेख के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे इस बर्फीली कहानी की परतें खोलने की। हाँ, देखते हैं ये कंकाल कैसे मिले और क्या है इनके पीछे की कहानी। विज्ञान क्या कहता है और हाँ, वहाँ की जो लोक कथाएं हैं वो भी। ये सब शुरू हुआ 1942 में, है ना? हाँ, 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर थे, वो गश्त पर थे और उन्होंने जमी हुई झील में कुछ देखा। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा। क्या देखा उन्होंने? सैकड़ों मानव कंकाल, कुछ बर्फ में जमे हुए, कुछ झील के किनारों पर बिखरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे प्रकृति ने ही वहाँ एक कब्रिस्तान बना दिया हो। बाप रे! और फिर तो खबर फैल गई होगी। जाहिर है। और फिर शुरू हुई अटकलें, तरह तरह की बातें। जैसे कि? मैंने सुना था जापानी सैनिकों की थ्योरी थी एक। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये दूसरे विश्व युद्ध के जापानी सैनिक हैं जो रास्ता भटक गए। कुछ ने कहा नहीं, कोई पुरानी लड़ाई हुई होगी यहाँ। और स्थानीय लोग, वो क्या मानते थे? लेख में जिक्र है कि वहां डर का माहौल था। बिल्कुल। स्थानीय लोगों में तो कई कहानियां थी कि वो जगह शापित है, रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वगैरह वगैरह। डर और अंधविश्वास दोनों थे। हम्म। ये सब बातें कई सालों तक चलती रही होंगी फिर। हाँ, दशकों तक, जब तक कि विज्ञान ने इस मामले में दखल नहीं दिया। कंकालों की वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। डीएनए परीक्षण भी हुए शायद। हाँ, डीएनए टेस्ट हुए और उनके नतीजे, वो तो मतलब बेहद चौंकाने वाले थे। क्या पता चला उनसे? पता चला कि वो सारे कंकाल एक ही समूह के नहीं थे। वहाँ कम से कम दो अलग-अलग आनुवंशिक यानी जेनेटिक ग्रुप के लोग थे। दो ग्रुप? अच्छा। हाँ, एक ग्रुप तो स्थानीय भारतीय मूल का लग रहा था, पर हाँ, दूसरा कौन सा था? दूसरा ग्रुप का डीएनए मैच कर रहा था उन लोगों से जो आज के मध्य एशिया या फिर भूमध्य सागर के इलाकों में रहते हैं, जैसे ग्रीस या ईरान के लोग। क्या भूमध्य सागर से? मतलब ग्रीस या ईरान से? हिमालय की इतनी ऊंचाई पर? हाँ, यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। और ये कंकाल आज के नहीं हैं। कितने पुराने? कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। 1200 साल पहले भूमध्य सागर के लोग वहां क्या कर रहे थे? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। पर इससे भी बड़ा सवाल था उनकी मौत कैसे हुई। हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। लेख में इसके बारे में क्या बताया गया है? लेख बताता है कि जब खोपड़ियों की जांच की गई तो ज्यादातर पर गहरी, गोल चोटों के निशान मिले। चोट के निशान? मतलब किसी हथियार से मारे गए? ऐसा ही लगा पहले, जैसे किसी भारी गोल चीज से सिर पर मारा गया हो। पर अजीब बात ये थी कि आसपास कोई हथियार नहीं मिले। हथियार नहीं मिले? फिर चोटें कैसी? यही बात वैज्ञानिकों को बहुत उलझा रही थी। चोटें साफ थीं, पर हथियार गायब। काफी जांच के बाद विशेषज्ञ एक अविश्वसनीय नतीजे पर पहुंचे क्या नतीजा था वो? कि उनकी मौत किसी इंसान या हथियार से नहीं हुई थी। तो फिर? मौत का कारण था प्रकृति का एक भयानक रूप, बहुत बड़े बड़े ओले। ओले? मतलब हेलस्टोन्स? हाँ, लेकिन छोटे मोटे नहीं। लेख में लिखा है शायद क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले हैं, वो आसमान से सीधे उनके सिर पर गिरे ओह! और इतनी जोर से कि खोपड़ियां फट गईं और इन सब की वहीं एक साथ दर्दनाक मौत हो गई। बाप रे! क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओलों की बारिश! ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। पर यहाँ एक और बात है। क्या? लेख में एक स्थानीय लोक कथा का भी जिक्र है, जो कुछ ऐसी ही कहानी बताती है। ये महज संयोग है? हाँ, ये कनेक्शन वाकई बहुत दिलचस्प है। कैसे हजारों साल पुरानी कहानी और आज का विज्ञान एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या है वो लोक कथा? स्थानीय कहानी है कि कन्नौज के कोई राजा थे। वो अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी पर्वत की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। हम्म। रास्ते में झील के पास, जिसे पवित्र माना जाता है, रानी ने बच्चे को जन्म दिया और फिर वहां उत्सव मनाया गया, नाच गाना हुआ। इसे देवी का अपमान माना गया। अच्छा। कहते हैं कि इससे नंदा देवी नाराज हो गईं और उन्होंने गुस्से में आसमान से लोहे के गोले बरसाए, जिससे राजा, रानी, सेवक सब वहीं मारे गए। लोहे के गोले और विज्ञान कह रहा है विशाल ओले। बिल्कुल। लोक कथा के लोहे के गोले और विज्ञान के विशाल ओले, कहानी लगभग एक ही है। ये कमाल का संगम है। ये तो सच में अद्भुत है। लगता है जैसे लोक कथाओं में भी कभी-कभी सच छिपा होता है। हाँ, बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे रहस्य सुलझ गए।
मतलब और क्या बाकी है? लेख ये भी बताता है कि आज भी जब बर्फ ज्यादा पिघलती है तो कभी-कभी नए कंकाल मिल जाते हैं। ओह! और वो बड़ा सवाल तो अब भी वही है कि भूमध्य सागर जैसे दूर देश के लोग 1200 साल पहले हिमालय की इतनी मुश्किल चढ़ाई चढ़कर वहां पहुंचे क्यों थे? क्या करने आए थे? हाँ, ये तो अनसुलझा ही है। और कैसे वो सब एक ही समय, एक ही जगह पर मारे गए? क्या वो सब एक साथ ही यात्रा कर रहे थे? ये सब सवाल अभी बाकी हैं। और शायद यही अनसुलझी पहेलियां उस जगह को आज भी इतना रहस्यमयी बनाती हैं। लेख में ये भी लिखा है कि आज भी जो ट्रेकर्स वहां जाते हैं हाँ? उनमें से कुछ अजीब अनुभव बताते हैं। जैसे लगता है कोई उन्हें देख रहा है, या उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं, धुंध में परछाइयां दिखती हैं। जैसे वो अतीत आज भी वहां सांस ले रहा हो। सही कहा। तो रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, विज्ञान, आस्था और प्रकृति की ताकत का एक संगम है। एक स्मारक है या शायद एक चेतावनी। हाँ, ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और इतिहास में कितने राज दफन हैं। तो कुल मिला के रूपकुंड की कहानी एक डरावनी खोज से शुरू होती है। फिर विज्ञान कुछ चौंकाने वाले खुलासे करता है। सदियों पुरानी लोक कथाएं अचानक सच लगने लगती हैं। और फिर भी कई सवाल पीछे छूट जाते हैं। ये जगह हमें सोचने पर मजबूर करती है। और ये भी दिखाती है कि अतीत को समझने के लिए शायद हमें विज्ञान के साथ-साथ पुरानी कहानियों और परंपराओं पर भी ध्यान देना होगा। और अंत में ये सवाल मन में रह जाता है, जो लेख के अंत में भी उभरता है। क्या कोई उस शांत बर्फीली झील के किनारे खड़े होकर ये सोच सकता है कि उसके पैरों के नीचे बर्फ की चादर तले सैकड़ों अनकही कहानियां, अधूरे सफर और शायद अनसुनी चीखें दबी हुई हैं?